मैं अरविंद बरनवाल मटेऊ गाजीपुर से अपने YouTube चैनल स्टडी लीग बाय अरविंद सर के माध्यम से अपने हाई स्कूल व उसके समकक्ष बच्चों के लिए आज इस वीडियो के माध्यम से मैथ का टॉपिक का नाम हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लेकर आ रहा हूँ। इसे आप ध्यान से समझें तथा इसमें जो भी बातें आपको न समझ में आए उसे आप कमेंट अवश्य करें तथा पूरा वीडियो देखने के बाद इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो हमारा टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है कि यदि दो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं a और b हमें ज्ञात हो, यदि दो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हमें a और b के रूप में ज्ञात हो तो उनको हम एक दूसरे से संबंधित किस प्रकार लिख सकते हैं, वो हमारे यूक्लिड की सहायता से। तो दो धनात्मक पूर्णांक a और b ज्ञात होने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r स्थित हों, यानी q और r अन्य दो संख्याएं हों, तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि a = bq + r। अर्थात इसे हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जैसे हम पढ़ते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। इस नियम की सहायता से इसे लिखा जा सकता है। मान लेते हैं कि यदि a हमारी बड़ी संख्या है तो उसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि a = bq + r। चूंकि r हमारा शेषफल है तो निश्चित है कि r का मान इस b से हमारा कम होगा। तो r is less or equal to, where 0 is less or equal to r and r is less than b। अर्थात हम कह सकते हैं कि r का मान 0 या 0 से अधिक परंतु b से कम होगा। तो यह हमारा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से हम मौसा ज्ञात करते हैं। जैसा कि पिछली कक्षाओं में मौसा निकालने की विधियां हम गुणनखंड विधि और भाग विधि द्वारा ज्ञात करते हैं। अब यूक्लिड मेथड से भी हम मौसा ज्ञात करते हैं। तो इस विधि में हमेशा बड़ी संख्या को हम छोटी संख्या के रूप में परिवर्तित करते हैं। परिवर्तित करने के लिए बड़ी संख्या में हम छोटी संख्या से भाग देते हैं। उसके बाद हम यह देखते हैं कि भाग कितनी बार जाती है और क्या भाग पूरी तरह से चली गई अथवा नहीं। यदि हमारा शेष भी प्राप्त होता है तो जैसा कि हम पढ़ चुके हैं पिछली कक्षाओं में कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। इस फार्मूले की सहायता से हम यूक्लिड मेथड में भी प्रयोग करते हैं। तो अब उसी से संबंधित प्रश्न हमारा कि 42, 36 का मौसा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से ज्ञात कीजिए। तो संख्याएं दी गई है हमको 42 और 36। 42 और 36 हमें ज्ञात करना है, मौसा यूक्लिड मेथड से ज्ञात करना है। तो हम 42 को यह देखते हैं कि 36 के रूप में क्या लिखा जा सकता है। तो 36 का पहाड़ा जब हम पढ़ते हैं तो 36 से कम 36, यानी 42 में 36 से एक बार भाग जाएगी और शेष हमारा 6 प्राप्त हो जाएगा। तो 42 को हम लिख सकते हैं कि 36 गुणे 1 धन 6। 36 गुणे 1 धन 6 यह हो गया हमारा 42 का 36 के रूप में परिवर्तन। अब यहाँ भाजक हमारा 36 है, शेषफल हमारा 6 है। तो अब इस 36 में हम 6 से भाग देते हैं, अर्थात 36 को 6 के पदों में हम परिवर्तित करते हैं। तो 6 से जब हम भाग देते हैं 36 में तो हमारी 6 बार भाग जाएगी, यानी 6 छके 36, यानी भाग पूरी तरह चली गई। तो जब भाग पूरी तरह चली जाती है तो हम कहते हैं कि हमारा शेषफल 0 प्राप्त हुआ।
यानी 36 को हम लिख सकते हैं कि 6 गुणे 6 धन 0। हम यह भाग यह विधि तब तक लगाते रहते हैं जब तक कि हमारा शेष शून्य प्राप्त न हो जाए। जब शेष हमारा शून्य प्राप्त हो जाता है तो जिस संख्या के द्वारा शेष हमारा शून्य प्राप्त होता है वही हमारी अभीष्ट मौसा होती है। तो इस 6 के द्वारा भाग देने पर हमें शेष पर शून्य प्राप्त हुआ, अतः हम कह सकते हैं कि अभीष्ट मौसा बराबर 36। अभीष्ट मौसा बराबर 36। या मौसा को हम एचसीएफ भी कहते हैं। तो यह मान हो गया हमारा 6। अभीष्ट मौसा हो गया हमारा 6। इस प्रकार इसे हम सरल करते हैं। अब अगला प्रश्न हमारा 135 और 225 का मौसा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से ज्ञात कीजिए। तो संख्याएं दी गई हैं 135 और 225। तो 225 बड़ी संख्या है और 135 हमारी छोटी संख्या है। तो इस 225 को 135 के पदों में हमें रूपांतरित करना है। तो 135 से जब हम 225 में भाग देते हैं तो एक बार भाग जाती है, यानी 135 से कम 135। अब हम देखते हैं कि 225 135 से अभी कितना अधिक है। जितना अधिक होगा वही हमारा शेषफल होगा। तो हम इसे इस रूप में लिख सकते हैं कि 135 गुणे 1 धन 90, यानी 135 में यदि हम 90 जोड़ते हैं तो मान हमारा 225 प्राप्त होता है। अर्थात 225 को इस रूप में लिखा जा सकता है कि 225 बराबर 135 गुणे 1 धन 90। अब 135 को 90 के रूप में परिवर्तित करते हैं। तो 135 का मान 90 के रूप में परिवर्तित करने के लिए तो 90 से जब हम 135 में भाग देते हैं तो भाग हमारी एक बार जाती है, अर्थात 90 कम 90। अब हम देखते हैं कि 135 अभी 90 से कितना अधिक है। तो हम पाते हैं कि 135 90 से 45 अधिक है। अर्थात हम 135 को 90 के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं कि 135 बराबर 90 गुणे 1 धन 45। अब 90 को 45 के पदों में व्यवस्थित करना है। तो 45 का हम भाग देते हैं 45 से 90 में, तो दो बार भाग जाती है 45 गुना के 90। अर्थात हम 90 को 45 के पदों में इस प्रकार लिख सकते हैं 45 गुणे 2 धन 0। अब चूंकि 45 से भाग हमारी पूर्णतया चली जाती है, शेष हमारा शून्य प्राप्त होता है। तो जब हमारा शेष शून्य प्राप्त हो जाता है, जिस संख्या के द्वारा शेष हमारा शून्य प्राप्त होता है वही संख्या हमारी अभीष्ट मौसा होती है। अतः अभीष्ट मौसा बराबर 45। अभीष्ट मौसा बराबर 45। इस प्रकार हम सरल करते हैं। अब अगला प्रश्न हमारा 867 और 255। तो 867 और 255 का मौसा यूक्लिड विधि से हमें ज्ञात करना है। तो बड़ी संख्या हमारी 867 और छोटी संख्या 255। तो अब हम देखते हैं कि 255 से 867 में कितनी बार भाग जा सकती है। तो हम भाग ले जाते हैं 255 से 867 में। तो भाग देने पर हमें यह पता चलता है कि 255 में यदि 3 बार हम भाग ले जाते हैं 255 से, तो 867 में 3 बार भाग जा सकती है और हमारा कुछ शेष प्राप्त होगा। तो कितना शेष प्राप्त होगा तो हम यह देखेंगे
कि 255 में जब हम 3 से गुणा करते हैं तो मान हमारा प्राप्त होता है 765। अब 867 जो है 765 से कितना अधिक है? जितना अधिक होगा वही हमारा शेषफल होगा, यानी 867 बराबर 255 गुणे 3। अच्छा, अब उसके बाद 867 में से जब हम 765 घटाते हैं तो मान हमारा 102 प्राप्त होता है, अर्थात यहाँ हो जाएगा मान हमारा 102। अर्थात 867 को जब हम 255 के रूप में व्यवस्थित करते हैं तो मान हमारा होता है कि 867 बराबर 255 गुणे 3 धन 102। अब 255 को 102 के पदों में व्यवस्थित करना है तो 255 को हम लिख सकते हैं 102 गुणे 2, यानी 204 गुणा करने पे आया है। अब इसमें हम 51 अगर जोड़ दें तो मान हमारा 255 होता है, अर्थात 255 बराबर 102 गुणे 2 धन 51। अब 102 को 51 के पदों में रूपांतरित करना है तो 102 में जब हम 51 से भाग देते हैं तो भाग हमारी 2 बार जाती है, अर्थात 102 को हम लिख सकते हैं कि 51 गुणे 2 धन 0। चूंकि शेष हमारा शून्य प्राप्त हो गया, अतः हम कह सकते हैं कि 51 से भाग देने पर जब शेष शून्य हमारा प्राप्त हो गया तो हम कह सकते हैं कि 51 हमारा दी गई दोनों संख्याओं का अभिष्ट मौसा होगा। अतः अभिष्ट मौसा बराबर 51। अभिष्ट मौसा बराबर 51। इस प्रकार हम दिए गए यूक्लिड मेथड से जब भी मौसा ज्ञात करना हो तो हमेशा हम बड़ी संख्या को छोटी संख्या में रूपांतरित करते हुए हम सरल करके मौसा का मान ज्ञात करते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो प्रश्न हमारा दिया है कि हमें किसी भी धनात्मक पूर्णांक के बारे में जो कि विषम हो, किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक के बारे में हमें यह दिखाना है कि वह विषम पूर्णांक हमेशा 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का ही होगा। क्योंकि जो मान हमें दर्शाना है, जो मान हमें सिद्ध करना है 6q, अर्थात निश्चित है कि वह संख्या 6 का गुणांक या उससे बड़ी होगी, अर्थात हम 6 से बड़ी विषम संख्याओं को लेते हैं। तो जब हम 6 से बड़ी विषम संख्याओं को लेते हैं तो 6 से बड़ी विषम संख्याएं हमारी 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 इस प्रकार हमारी विषम संख्याएं प्राप्त होती हैं। इन संख्याओं को हम 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप में हम देखते हैं कि कौन संख्या इन तीनों में से किस रूप में प्राप्त होती है। तो 7 हमारा पहली विषम संख्या मान लेते हैं 7, तो 7 को हम लिख सकते हैं कि 6 एकम 6 और धन 1, यानी 6 × 1+1, अर्थात यह मान हो गया हमारा 6q+1 के रूप का। अगली विषम संख्या यदि हम 9 मानते हैं तो यह हो जाएगा 6 एकम 6 धन 3, अर्थात यह हो गया 6q+3 के रूप में। अगली विषम संख्या यदि हम 11 तो 6 × 1 और +5, यानी 6 एकम 6 और 5 11, अर्थात यह मान हमारा 6q+5 के रूप का। अब यदि हम इसके बाद अगली संख्या और लें तो 11 के बाद यदि हम 13 को मानते हैं तो 13 बराबर हमारा मान जाएगा 6 × 12 और 1 13, अर्थात
13 को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 2 प्लस 1, 6 इंटू 2 प्लस 1, अर्थात यह मान हमारा 6 क्यूब प्लस 1 के रूप का। अब यदि हम 15 लें तो 6 गुना के 12 और 3 15, अर्थात यह मान हो जाएगा हमारा 6 क्यूब प्लस 3। यदि हम 17 लें तो 6 गुना के 12 और 5 17, अर्थात यह मान हो जाएगा हमारा 6 क्यूब प्लस 5। यदि हम 19 लें तो 6 तियां 18 और 1 19, अर्थात यह मान हो जाएगा 6 क्यूब प्लस 1 के रूप में। यदि हम 21 को लें तो 6 तियां 18 और 3, यह मान हो जाएगा हमारा 21, अर्थात 6 क्यूब प्लस 3 के रूप में। यदि हम 23 लें 23, क्या हो जाएगा मान हमारा 6 तियां 18 और 5 23, अर्थात इसे हम लिख सकते हैं 6 क्यूब प्लस 5 के रूप में। अब सभी विषम संख्याओं को जब हम एक सर्वे के दौरान चिन्हित करते हैं तो सभी विषम संख्याएं सिर्फ 3 रूपों में प्राप्त हो रही हैं, 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5, 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5, 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5। अर्थात हम किसी भी संख्या को, किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक को यदि हम व्यवस्थित करें 6 के गुणांक के पदों में तो हमारे यही 3 रूप प्राप्त होते हैं, 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5। अतः हम कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यूब प्लस 1 या 6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का होता है। अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक विषम पूर्णांक 6 क्यूब प्लस 1 या 6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का होता है, रूप का होता है, और यही हमें प्रदर्शित करना है। इस प्रकार इसे हम सरल करते हैं। अब अगला प्रश्न हमारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो जैसा कि प्रश्न कहा गया है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, कोई हम धनात्मक संख्या लेते हैं और उसका वर्ग करते हैं। यदि हम 1 लें तो 1 का वर्ग 1, यदि हम 2 लें तो 2 का वर्ग 4, 3 लें तो 3 का वर्ग 9, 4 लें तो 4 का वर्ग 16, क्योंकि इस तरह से वर्ग हमारे प्राप्त होंगे। प्रश्न में हमें दिया है 3m या 3m प्लस 1 के रूप का, अर्थात जो संख्या हम लेंगे वर्ग करने पर वह मान हमारा 3 से अधिक हो, कम न हो। तो 1 का वर्ग हमारा 1, तो यह हम 1 के अलावा अन्य मान लेंगे। 2 का वर्ग हमारा 4, तो हम छोटी संख्या 2 लेते हैं, तो 2 का वर्ग हो गया हमारा 4। अब 4 को हम लिख सकते हैं कि 3 1 कम 3 धन 1, अर्थात यह मान हो जाएगा हमारा 3m प्लस 1 के रूप में। यदि हम 3 लें तो 3 का वर्ग हमारा 9, तो यह मान हो जाएगा हमारा 3 गुणे 3, यह हो गया 3m के रूप का। यदि हम 4 लें तो 4 का वर्ग हमारा 16। अब हम 16 को 3 के पदों में इस प्रकार लिख सकते हैं कि 3 5 15 और 1 16, तो यह मान हो जाएगा हमारा 3 गुणे 5 धन 1, अर्थात यह मान हो गया 3m प्लस 1 के रूप का। अब हम यदि 5 लें तो 5 का
25 को जब हम 3 के पदों में व्यवस्थित करते हैं तो 3 × 8 24 और 1 25, अर्थात 25 के स्थान पर हम लिख सकते हैं कि 3 × 8 = 1, तो 3 × 8 24 है 25, यह हो गया मान हमारा 3m + 1। यदि हम 6 लें तो 6 का वर्ग हमारा 36, जब हम 36 में 3 से भाग देते हैं तो हमारी भाग 12 बढ़ जाती है, अर्थात 36 को हम लिख सकते हैं 3 × 12, यानी यह मान हो गया हमारा 3m के रूप का। हम सभी पूर्ण वर्ग संख्याओं को जब निरीक्षण करते हैं तो 3m + 1 3m 3m + 1 3m + 1 3m, यानी प्रत्येक संख्याओं में से जो भी पूर्ण वर्ग हमारी संख्याएं उनमें से प्रत्येक मान या तो वह 3m के रूप में प्राप्त होता है या 3m + 1 के रूप में प्राप्त होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m + 1 के रूप का होता है जहां m कोई पूर्णांक संख्या होती है। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग वर्ग 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। जहां m कोई पूर्णांक संख्या है। इस प्रकार हम इसे प्रदर्शित करते हैं। अब अगला प्रश्न हमारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। तो किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन की चर्चा की जा रही है और वह भी 9m या 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का, अर्थात हम ऐसी संख्या लेंगे जिसका घन 9 से अधिक हो या 9 हो। तो यदि हम 1 का घन लें तो 1 का घन 1, यदि 2 लें तो 2 का घन 8, ये दोनों मान हमारे 9 से कम है, अर्थात अगली संख्या 3 का घन, तो 3 का घन हमारा हो जाएगा 27। तो हम लेते हैं 3 का घन, तो 3 का घन बराबर 27। अब इस 27 को हम लिख सकते हैं कि 9 × 3, अर्थात यह मान हो गया हमारा 9m + के रूप का, 9m के रूप का हो गया। अब यदि हम 4 में तो 4 का वर्ग हमारा 4 चौक को 16 चौक के 64, ये हो गया 4 का घन हमारा। अब इस 64 को जब हम 9 के रूप में व्यवस्थित करते हैं तो 9 × 7 = 63, और 63 में यदि हम 1 जोड़ दें तो मान हमारा 64 प्राप्त होता है, अर्थात इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं 9 × 7 = 1, अर्थात यह मान हो जाएगा हमारा 9m + 1 के रूप का। यदि हम 5 लें तो 5 की घात 3, तो 5 की घात 3 यानी 5 × 5 × 5, अर्थात 5 का घन, इसका मान हमारा होगा 125, अर्थात जब इसका मान हमारा होगा 125, अब 125 को हम 9 के रूप में इसका खंड करते हैं तो हम देखते हैं कि 13 × 9 = 117, यानी 125 में जब हम 9 से भाग देते हैं तो भाग हमारी 13 बार जाती है, तो 117। अब 117 125 से कितना कम है, तो यदि 117 में 8 जोड़ दें तो मान हमारा 125 प्राप्त होता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि 125 का मान 9 × 13 = 8, अर्थात यह मान हो गया हमारा 9m + 8 के रूप में। अब यदि हम अगली संख्या लें 6,
216। अब 216 में हमें 9 से भाग देनी, तो 216 में जब हम 9 से भाग देते हैं तो 9 गुना किया 18 और 3 बच गया, 6 उतार दिए 36, तो 9 चौके 36, अर्थात भाग हमारी 24 बार जाती है। यानी कि 24 में यदि 9 का गुणा हम करते हैं तो मान हमारा 216 प्राप्त होता है। अर्थात 216 को हम लिख सकते हैं 9 गुणे 24, अर्थात यह मान हमारा हो गया 9m के रूप में। अब यदि हम 7 लें तो 7 का घन, तो 7 गुणे 7 अर्थात 7 के घन का मान हमारा होता है प्राप्त 343। अब 343 में हमें 9 से भाग देना है, तो 9 3 27, 5 बच गया, 3 उतर गया 53, तो 9 बचे 45 और 8 शेष बच गया। अर्थात इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं कि 9 3 27 और फिर 9 बचे 45, अर्थात ये हो गया 9 गुणे 35 और धन 8, ये हमारा मान हो गया। तो यह रूप हमारा हो गया 9m प्लस 8 का। अब हम देखते हैं कि प्रत्येक घन के मान जो है 9m प्लस 1, 9m प्लस 8, 9m प्लस 8, इस प्रकार हमें मान प्राप्त होंगे। अतः हम कह सकते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन सदैव 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, जहां यम कोई पूर्णांक है। इस प्रकार हमारे ऐसे प्रश्न जब दिए जाए कि घन की संख्या या वर्ग की संख्या, तो उसे हम इस तरह से दर्शाते हैं।